अनीता गरीब परिवार से थी। शादी के बाद संजय कनाडा चला गया। ससुराल वालों को नौकरानी मिल गई और वो 16 लोगों के लिए खाना बनाकर बेहाल हो जाती और बाकी सभी एसी लगाकर मजे से सोते। और जब 10,000 बिल आए तो माँ ने संजय से कहा कि तुम्हारी पत्नी 24 घंटे एसी में रहती है, बिल के लिए पैसे भेजो। और सारा दिन काम करने की वजह से अनीता का बच्चा भी गिर गया तो माँ ने कहा कि तुम्हारी पत्नी जानबूझकर अबॉर्शन करवा कर आई है। इतना सुनना था कि संजय का दिमाग घूम गया और वो अगले दिन बिना बताए घर आ गया तो सामने का दृश्य देखकर उसके होश उड़ गए। कमरे में लाल जोड़ा पहने वो आसमान से उतरी हुई कोई अप्सरा लग रही थी। घूंघट अपने चेहरे पर गिराए शर्माई सी वो बैठी संजय का इंतजार कर रही थी। रात के 2 बज चुके थे और थकन से उसका बुरा हाल हो चुका था। कमर जैसे अकड़ कर सख्त हो गई थी। तभी हल्की सी आवाज के साथ कमरे का दरवाजा खुला और संजय अंदर आया। नई नवेली दुल्हन ब्याह कर लाने की खुशी संजय के अंदाज से छलक रही थी। वो उसके पास आकर बैठा और नमस्ते किया। अनीता ने धीमे से उसके नमस्ते का जवाब दिया। हजारों अंदेशे उसके दिल में आ रहे थे और वो बहुत गरीब परिवार की लड़की थी, मगर संजय एक अमीर परिवार से संबंध रखता था। न जाने कैसे संजय की माँ को अनीता भाग गई। शायद इसकी वजह अनीता की सुंदरता और उसका सलीका था कि संजय की माँ ने पहले ही नजर में अनीता को अपने बेटे के लिए पसंद कर लिया। चट मंगनी पट ब्याह वाला काम हुआ और आज अनीता संजय की दुल्हन बनी उसके सामने बैठी थी। संजय मुस्कुराते हुए उसके हाथ में मुंह दिखाई की अंगूठी पहना रहा था। अनीता को यकीन नहीं आ रहा था कि किस्मत ऐसे भी पलट सकती है। जो कभी आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी खरीदने की हैसियत न रखती थी, आज उसके हाथों में हीरे की कीमती अंगूठी पहनाई जा रही थी। वो बस संजय को देखकर रह गई। तभी वो एकदम चौंक गई। संजय कह रहा था, देखो अनीता, तुम मेरी माँ की पसंद हो, मगर मैं जानता हूँ कि जल्द ही तुम अपने अच्छे व्यवहार से मेरे दिल में भी जगह बना लोगी। मैं तुम्हें बहुत प्यार दूंगा और तुम्हारी हर जरूरत का ख्याल रखूंगा, मगर इसके बदले में मैं तुम्हें सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि मेरे घर वाले की जी जान से सेवा करना और मेरी माँ के सामने कभी जुबान मत चलाना, उनका आदर करना। उन्होंने मुझे बहुत मुश्किलों से पाला है। अनीता मुस्कुरा दी। भला उसे क्या ऑब्जेक्शन हो सकता था? वो तो वैसे भी इन सब का घर वालों को अपना मान चुकी थी। शादी का अगला दिन बहुत ही अच्छा गुजरा था। अनीता भी किस्मत के पलटने पर बहुत हैरान थी। वो कुछ दिन खुशी के झूले में झूलते हुए गुजरा और संजय का जॉब पर वापस जाने का समय आ गया। वो कनाडा में काम करता था और शादी की छुट्टी के सिलसिले में इंडिया आया हुआ था। अनीता बहुत उदास थी, मगर उसने दिल पर पत्थर रख लिया। उसने सोचा, संजय चला जाएगा तो क्या होगा, आखिरकार ये सब तो मेरे अपने ही हैं। संजय के माँ का व्यवहार अनीता के साथ बहुत अच्छा था। वो बहुत प्यार से उससे बात करती थी, मगर अनीता को एक चीज समझ में नहीं आती थी। जब भी संजय कभी आसपास ना होता तो उसकी सास उसे चुपती हुई नजरों से घूरती रहती थी। अनीता को लगा कि ये उसका वहम है। संजय अनीता से बहुत सारे वादे करके चला गया और वो अपने उदास दिल के साथ अकेली रह गई। मगर वो नहीं जानती थी कि उसकी जिंदगी में कैसी मुसीबत आने वाली है। संजय की बड़ी बहन संध्या का रिश्ता तय हो रहा था। बस आए दिन उसके ससुराल वाले आए हुए होते। आज संजय के जाने के बाद वो पहली बार आ रहे थे। सुबह अनीता भी अपने कमरे में सो रही थी जब अचानक जोरदार आवाज के साथ दरवाजा खुला। उठ जाओ मैडम, कब तक नींद पूरी करोगी? सारा दिन बिस्तर तोड़ते हुए ही गुजरेगी क्या? संध्या के ससुराल वाले आ रहे हैं, उठकर उनके लिए कुछ खाने पीने का इंतजाम करो। मेरे बेटे को तो भगा दिया है, अब हम बेचारों को तो किसी तरह रहना ही है। जल्दी से किचन में आओ। अनीता ने हैरानी से उठकर देखा तो उसकी सास थी। उसे उनके व्यवहार पर बहुत हैरत हो रही थी, मगर उसने कुछ न कहा। खामोशी से हाथ मुंह धोकर किचन में आ गई। अभी सुबह के 8 बज रहे थे। सास ने उसे सारे घर वालों के लिए नाश्ता बनाने का आदेश दे दिया। वो खामोशी से नाश्ता बनाने चली गई। सब घर वाले अभी मजे से सो रहे थे। उसने सबके लिए पराठे बनाए, आलू की सब्जी और चाय बनाई और फिर जाकर देखा तो अभी तक सबके सब सो रहे थे। उसने आगे बढ़कर अपनी ननद को हिलाया, उठो संध्या, उठकर नाश्ता कर लो,
मैंने बना दिया है। संध्या जो गहरी नींद में थी, उसका हाथ एकदम झटक कर बोली, बना दिया है तो कोई एहसान नहीं किया है। हम उठकर ले लेंगे नाश्ता, अब सर मत खाओ और सोने दो। अनीता शर्मिंदा होकर रह गई और खामोशी से उसके कमरे से बाहर निकल गई। उसने अपनी सास को ढूंढना चाहा और ये देखकर हैरत में रह गई कि सास भी एसी वाले कमरे में सुकून से सो रही थी। वो खामोशी से ड्राइंग रूम में ही आकर बैठ गई। घर के सारे लोग 11:30 बजे जाके अनीता ने खामोशी से सबको नाश्ता सर्व किया। उसकी नींद ने हॉट पॉट के पराठे निकालकर खाना शुरू कर दिया। मुंह बनाने लगी, मम्मी ये क्या है? ठंडा हो गया है पराठा, दांत से चबाए भी नहीं जा रहे हैं। संध्या दूसरा पराठा खाते हुए बोली। तभी अनीता की ससुर बोले, मुझे तो ताज़ा रोटी बना कर दो, मुझसे तो ये ठंडी पराठे खाए नहीं जाते, ना ही मैंने कभी खाए हैं। एक एक करके सारे लोग शुरू हो गए। अनीता खामोशी से उठी और सबके लिए दोबारा नाश्ता बनाने लगी। सब डाइनिंग टेबल के आसपास बैठे लगातार चीखे पुकार कर रहे थे, मगर कोई उठकर उसकी मदद के लिए नहीं आया। घर में अनीता को मिलाकर कुल 16 लोग थे। संजय की बड़ी बहन शादीशुदा थी। वो अपने 4 बच्चों के साथ मायके में ही रहती थी। उसका पति भी विदेश में काम करता था। संजय के चाचा चाची, उसके बच्चे और सास ससुर, इतने लोगों का काम अनीता के सर पर आन पड़ा था और इनमें से कोई हिलकर मदद करने को तैयार नहीं था। अनीता को हैरत होती, उसके आने से पहले आखिर घर का काम कौन करता था। साफ सफाई के लिए एक काम वाली आया करती थी, मगर जैसे ही अनीता ने घर के कामों को अपने हाथ में लिया, सास ने काम वाली की छुट्टी कर दी और वो काम भी अनीता से करवाने लगी। अनीता सुबह सुबह उठती, साफ सफाई करती, नाश्ता बनाती, दोपहर का खाना बनाती, कपड़े धोती, यहाँ तक कि उसका पूरा दिन घर के काम काज में गुजर जाता। गर्मियों के दिन थे, गैस के आगे खड़े होकर वो सबकी पसंद की खाना बनाती। सब एसी वाले कमरे में लेटे रहते और बस फरमाइशी करते रहते। वो पका पका कर बेहाल हो जाती तो सबको जाकर बता देती। सब उसके ऊपर एहसान करते हुए एसी वाले कमरे से बाहर निकलते और डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाते खाते इस दौरान भी अनीता को उठाते। वो सबकी ज़रूरतें पूरी करती। खाने के बाद सब बर्तन वही डाइनिंग टेबल पर छोड़कर फिर से एसी वाले कमरे में जा घुसते। कोई मूवी लगा लेता, कोई आपस में बातें करने लगता और कोई दोबारा से सो जाता। अनीता बेचारी फिर से गंदे बर्तन धोने लग जाती। इन्हीं दिनों अनीता की तबीयत बहुत ही खराब होने लगी। सुबह उठती तो उल्टी से उसका बुरा हाल होता। किचन में काम करते करते कई बार वो उल्टियां करती। सास की नजरें ने भा लिया कि मामला कुछ और है, मगर उन्होंने अनीता के सामने नाम तक नहीं लिया। एक दिन अनीता की माँ इत्तेफाक से उससे मिलने आई तो अनीता ने उनसे अपनी खराब तबीयत का बताया। वो चौंक गई और उसे लेकर करीबी लेडी डॉक्टर के पास चली गई। लेडी डॉक्टर ने चेकअप किया तो खुशखबरी सुनाई, अनीता प्रेग्नेंट है। अनीता तो हैरान ही रह गई कि इतनी बड़ी खुशखबरी उसकी जिंदगी में आ गई और उसे पता ही नहीं चला। वो घर वापस आई। डॉक्टर ने आराम करने और खाना पीने की सलाह दी। डॉक्टर का कहना था कि अनीता को खून की कमी बहुत है। अनीता की मां ने घर आकर अनीता की सास को बताया कि अनीता प्रेग्नेंट है और डॉक्टर ने इसे आराम करने को कहा है। बेहतर यही है कि आप कोई काम वाली रख ले। अनीता की सास ने बहुत खुशी का दिखावा किया और कहने लगी, हाँ हाँ बहन, ये तो मेरी बेटियों जैसी है। भला मैं इससे इस हालत में क्यों काम करवाऊंगी, मैं आज ही किसी काम वाली का इंतजाम करती हूँ। अनीता की माँ संतुष्ट होकर चली गई। अनीता जैसे ही कमरे सीधे करने लगी, बेड पर लेटी तो उसकी सास आ पहुंची। अनीता, कुछ मेहमान आए हैं, उठकर उनके लिए चाय का इंतजाम कर दो और ज़्यादा लेटने की ज़रूरत नहीं है। इस हालत में काम काज करना वैसे भी सेहत के लिए अच्छा होता है। मैंने भी बड़े बूढ़े ससुराल में रहते हुए बच्चे पैदा किए हैं। तुम कोई अनोखी बच्चा पैदा नहीं कर रही हो कि बिस्तर से लगकर लेट जाओ। अनीता हैरत से उनकी तरफ देखती रही, मगर कुछ न बोली और खामोशी से उठकर मेहमानों के लिए चाय का इंतजाम करने लगी। उसकी प्रेग्नेंट होने की खबर घर वालों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उन्हें तो काम काज के लिए नौकरानी चाहिए थी, इसलिए वो गरीब परिवार की लड़की ब्याह कर लाए थे।
अनीता खराब तबीयत के बाद भी सारा दिन काम करती रहती। आखिरकार उसकी हिम्मत जवाब देने लगी। उस रात जब संजय का फोन आया तो उसने कोशिश की कि वो उसे बता दे कि घर में ज्यादा काम काज की वजह से वो परेशान हो रही है। लेकिन जैसे ही उसने संजय से ये कहा कि उसकी बहनें किचन में उसकी मदद नहीं करवाती तो संजय अचानक गुस्से में आ गया और कहने लगा, मैं इतनी दूर बैठा तुम सबके लिए दिन रात काम कर रहा हूँ और तुम लोगों की छोटी छोटी घरेलू बातें हर समय मुझे बता बता कर परेशान करती हो। मेरी बहनें आज हैं, कल वो शादी होकर अपने घर चली जाएगी। तुम अगर थोड़ा सा काम कर ही लोगी तो इसमें बुराई ही क्या है। संजय की बात पर अनीता हक्का बक्का रह गई। जिसे वो थोड़ा सा काम कह रहा था, इन कामों में वो सुबह 6 बजे से लेकर रात 12 बजे तक बिजी रहती है। उसने जान लिया कि संजय से शिकायत करने का कोई फायदा नहीं है। सास और नंदू का व्यवहार बुरा से बुरा होता जा रहा था। वो तो बिल्कुल किसी नौकरानी की तरह उससे व्यवहार करती। अनीता को अब समझ आ रहा था कि वो एक गरीब परिवार से लड़की को क्यों ब्याह कर लाए हैं। इन्हें सिर्फ घर की काम काज के लिए एक नौकरानी चाहिए थी। अनीता कपड़ा धोने के लिए मशीन लगाती तो सुबह से शाम हो जाता। संजय की शादीशुदा बहनें अपने बच्चों की छोटी छोटी नेकर भी खुद न धो सकती थीं। वो भी लाकर अनीता को पकड़ा देती कि इन्हें धो दो। अनीता कपड़े धो धोकर थक जाती। मशीन बंद करके अंदर जाकर बैठती तो सास को याद आ जाता कि खाना तो किसी ने बनाया ही नहीं है। वो अनीता को 2 मिनट भी बैठने न देती और किचन में भेज देती। रात जिस समय थक कर हार कर वो अपने कमरे में जाती तो उसे एक जोर में दर्द महसूस हो रहा था। इस दौरान उसे ख्याल ही न रहा कि उसने संजय से फोन पर बात भी करनी है। फोन उठाती तो संजय की कई मिस कॉल आई हुई थी। वो उसे बैक करती तो फोन उठाकर कहता, तुम क्या करती रहती हो पूरा दिन? तुम्हारे पास इतना भी टाइम नहीं होता कि तुम 2 घड़ी मुझसे बात ही कर लो? मैं तुम्हारे आराम की खातिर ही यहाँ पर देश में हूँ, मगर लगता है कि तुम्हें मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो गुस्से में अनीता को सुनाने लग जाता है। अनीता दोनों तरफ से पिस रही थी। उसे लग रहा था कि शादी करने के बाद उसे कोई मुसीबत मोल ले ली है। पति के साथ ठीक ठाक समय न गुजारने की वजह से इन दोनों के बीच बहुत फासला था और इसी फासले का अनीता की सास खूब फायदा उठाती थी। संजय को फोन करके झूठी सच्ची बातें अनीता के खिलाफ करती, जिन्हें वो सच मान लेता। वो सीधा लड़का था। अनीता से इस चीज के लिए लड़ता तो न था, लेकिन दिल ही दिल में अनीता से शिकवा जरूर करता। एक दिन अनीता की सास ड्राइंग रूम में बैठी टीवी देख रही थी जब बाहर से उनकी छोटी बेटी पलक अंदर आई। उसके हाथ में बिजली का बिल था और उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थीं। मम्मी, ये देखिए, पूरे 10,000 का बिल आया है लाइट का। अगर भाई को पता चला तो वो बहुत गुस्सा करेंगे। उन्होंने जाते समय कहा था कि उन्हें कारोबार के लिए पैसे जमा करने हैं, इसलिए हम अपने खर्चे जरा कम करें। पलक की बात पर माँ चौंक पड़ी और बिल उसके हाथ से लेकर देखने लगी। उनके चेहरे पर सोच की परछाई साफ नजर आ रही थी। तभी अचानक उनके दिमाग में एक ख्याल आया और उनके चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई। उन्होंने पलक की तरफ देखा और कहने लगी, जरा संजय को फोन मिलाकर तो देना। पलक ने ना समझने वाला अंदाज में मोबाइल निकालकर संजय को फोन मिला दिया और जैसे ही संजय ने फोन उठाया, माँ शुरू हो गई, हाय मेरा मासूम बच्चा, परदेश में दिन रात काम करके पैसा कमा रहा है, मगर तुम्हारी मेहनत कोई फल तुम्हारे नहीं मिलता। मुझसे बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैं इसलिए गरीब घर की लड़की ब्याह करके लाई थी कि रुपए की कदर करेगी, मगर अनीता तो इतनी फजूल खर्च है कि वो तो तुम्हारे कंगाल करके ही छोड़ेगी। संजय को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि माँ क्या कह रही है। तभी उसने कहा, मम्मी हुआ क्या है, बताओ तो सही, क्या कर दिया है अनीता ने? माँ ने मुस्कुराकर पलक को देखा और कहने लगी, करना क्या है बेटा, सारा दिन एसी चलाकर कमरे में पड़ी रहती है। अगर मैं कुछ कहती हूँ तो रोने लग जाती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझसे कोई काम नहीं होता और गर्मी ज़्यादा लगती है। उसकी हालत की वजह से मैं भी ज़्यादा सख्ती नहीं करती, मगर सच तो ये है कि दिन रात एसी चलाने की वजह से लाइट का बिल 10,000 आ गया है। तुम्हारे पापा के पास तो पैसे है ही नहीं, तुम्हें ही पैसे भेजने पड़ेंगे।
बिल के पैसे सुनते ही संजय के होश उड़ रहे थे, लेकिन वो अब क्या कर सकता था। उसने माँ को तसल्ली दी कि वो पैसे भेज देगा, मगर उसके दिल में अनीता के खिलाफ एक गांठ सी लग गई थी। अगले दिन जब सुबह सुबह घर में अनीता के सिवा सारे लोग सो रहे थे तो बड़ी नंद के ससुराल वाले आ गए। अनीता ने जाकर सबको उठाया तो सूजी हुई आंखों के साथ सब उठ गए, लेकिन सबके ही मूड खराब थे। संध्या के ससुराल वाले चाहते थे कि उन्हें हलवा पूरी का नाश्ता करवाया जाए। बेचारी अनीता की ही शामत आई। अब जब सास ने उसे हुक्म दिया कि सारे काम छोड़ो, पहले संध्या के ससुराल वालों के लिए अच्छा सा हलवा पूरी बनाओ। उस दिन अनीता को सुबह से ही चक्कर आ रहे थे, मगर वो चुपचाप से किचन में जाकर खड़ी हो गई और पूड़ियाँ बनाने लगी। तेज गर्मी थी और पसीना टपक रहा था। तभी न जाने उसे क्या हुआ, अचानक उसे जोर का चक्कर आया और वो बेहोश होकर जमीन पर जा गिरी। धड़ाम की आवाज सुनकर ड्राइंग रूम में बैठे हुए सब लोग किचन की तरफ दौड़े। वहाँ अनीता जमीन पर बेसुध पड़ी थी। उसके आसपास खून का एक तालाब सा बना हुआ था। अनीता की सास के होश उड़ गए थे। उन्हें यकीन हो गया कि जब संजय को पता चलेगा कि अनीता का बच्चा गिर गया है तो संजय बहुत ही गुस्सा करेगा। उन्हें अनीता को अस्पताल ले जाने से ज्यादा अपने झूठ के पकड़े जाने की चिंता थी। संध्या की होने वाले सास ने शोर मचाकर अनीता को अस्पताल पहुंचा दिया। जब उसकी आंख खुली और उसे पता चला कि उसका बच्चा दुनिया में आने से पहले ही जा चुका है तो ऊपर दुख का पहाड़ टूट गया। मगर वो नहीं जानती थी कि उसके खिलाफ एक और साजिश तैयार है। उसी शाम सास ने उसकी अस्पताल से छुट्टी करवा दी और उसे घर ले आई। जब अनीता के घर वाले आए तो अनीता ने उन्हें कोई बात ना बताई, बल्कि उन्हें टाल दिया कि मैं सीढ़ियों से गिर गई, इसलिए बच्चा गिर गया। उसकी आंखें बार बार आंसुओं से भर जाती थी। घर वाले जा चुके थे। अनीता की सास ने एक बार फिर उसे चाय बनाने की फरमाइश कर दी, बगैर इस बात का एहसास किए कि अभी अभी वो अस्पताल से घर आई है। अनीता को बहुत दर्द था, मगर इसके बाद भी वो हिम्मत करके उठी और किचन में जा खड़ी हुई। वो जानती थी कि इस घर में उसकी कोई हैसियत नहीं है। उसका पति उसकी बात पर विश्वास नहीं करता है और यहाँ जो लोग थे उन्हें बहू नहीं नौकरानी चाहिए थी। अनीता की सास ने संजय को फोन करके बता दिया था कि अनीता अभी बच्चा पैदा करना नहीं चाहती, इसलिए जाकर अबॉर्शन करवा आई। संजय का खून खौल उठा। उसका दिल चाहा कि अभी इसी समय जाकर अनीता का गला घोट दे। उसके बगैर कुछ कहे फोन रख दिया। अनीता की सास संतुष्ट हो गई कि संजय को सच्चाई पता नहीं चली, मगर दूसरी तरफ संजय ने अपना उसी दिन का टिकट कटवा दिया था। सारे काम छोड़कर वो अगले दिन इंडिया आ पहुंचा। उसका इरादा था कि जाते ही अनीता को तलाक देकर अपनी जिंदगी से निकाल देंगे, बगैर किसी को बताए। कड़कड़ाती हुई दोपहर में समय वो घर दरवाजे खोलकर अंदर आया। खाना पकने की खुशबू उसके नाक से टकराई कि इतनी तेज गर्मी में मेरी माँ बेचारी किचन में काम कर रही है और अनीता अंदर एसी वाले कमरे में आराम कर रही होगी। ये इस लायक ही नहीं है कि इसे अपनी जिंदगी में रखूं। आज ही उसे तलाक देकर घर से बाहर कर दूंगा। जिस औरत को मेरे घर वालों की इज्जत नहीं है, उसे मेरी जिंदगी में रहने का कोई भी अधिकार नहीं है। तेज गुस्से में ये सोचता हुआ संजय जिस समय किचन में दाखिल हुआ तो उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। सामने ही अनीता खड़ी खाना पका रही थी, जिसने दोनों चूल्हे पर एक हांडी चढ़ा रखी थी। उसके कपड़े पसीने में भीगे हुए थे। उसे याद आया कि मम्मी ने उससे बताया था कि कल ही अनीता ने अपना अबॉर्शन करवाया है। अपनी मर्जी से अबॉर्शन के अगले दिन ही वो किचन में खड़ी होकर काम किस तरह कर रही है। वो बार बार अपनी कमर पर हाथ रखती थी, जैसे उसे बहुत दर्द था। कभी माथे से पसीना साफ करती। उसने एक तसले में बहुत सारा आटा निकाल कर रखा हुआ था। शायद अभी उसे आटा गूंदना था, जरूर फिर रोटी भी बनानी होगी। संजय को किसी गड़बड़ का एहसास हुआ। वो अक्लमंद लड़का था। बगैर कोई आहट किए वो अंदर चला गया। अंदर पूरे घर में खामोशी थी। इधर उधर नजरें दौड़ाता हुआ वो आगे बढ़ा था। घर के बड़े कमरे में 2 टन का एसी लगा हुआ था। संजय ने धीरे से कमरे का दरवाजा खोला। अंदर हल्का अंधेरा था। घर के सारे लोग इस बड़े कमरे में सो रहे थे।
तभी अनीता की सास को लगा कि अनीता दरवाजा खोलकर अंदर आई है। उन्होंने पलटने बगैर ही जोर से आवाज लगाई कि आ गई मैडम साहिबा। खाना पकाकर कितनी बार कहा है कि जब खाना तैयार हो जाए तब आवाज लगाया करो। मेरी बेटियों की नींद खराब होती है, लेकिन तुम हो कि सुनती ही नहीं हो। अगर मैं कुछ कहूँगी तो तुम शोर मचा दोगी कि कल ही मेरे बच्चा गिरा है और आज सास ने काम पर लगा दिया। तो मैडम सुन लो कि तुम्हें ब्याह करके मैं इसीलिए लाई हूँ कि तुमसे घर के काम काज करवाऊँ, वरना मुझे तुम जैसी गरीब लड़की की कोई जरूरत नहीं थी। मेरे बेटे के लिए एक से बढ़कर एक ऊंचे परिवार के रिश्ते मौजूद थे। अब जाओ और जाकर खाना पकाओ और इसके बाद घर की साफ सफाई भी कर लेना। रात को संध्या की ससुराल वाले को आना है, इसके लिए कम से कम 4-5 डिशेस बना लेना। पिछली बार की तरह 2 खाने बनाकर सामने से मत रख देना। अनीता की सास अपने ही ख्याल में बोलती चली गई, ये जाने बगैर कि दरवाजे पर संजय खड़ा है। संजय के ऊपर तो जैसे पहाड़ ही टूट पड़े थे। अनीता की सास कहकर दोबारा सो गई। संजय ने नजर दौड़ाई, घर में सब लोग लेटे हुए थे, सिर्फ एक अनीता ही थी जो इस चिलचिलाती हुई गर्मी में किचन में सबके लिए खाना बना रही थी। वो जान गया था कि उसकी गैर मौजूदगी में उसकी पत्नी के साथ क्या व्यवहार किया जाता था। वो शर्मिंदा होता हुआ चुपचाप पलट गया। किचन में अनीता अभी तक खाना पका रही थी। संजय ने उसके पास जाकर देखा तो वो पसीने से भीगी हुई थी और धीरे धीरे कांप रही थी। कल ही उसका बच्चा गिरा था और आज वो 16 लोगों का खाना बना रही थी। संजय का दिल इस अत्याचार पर दुखी हो रहा था। उसने अनीता को पुकारा, उसकी आंखें आंसुओं से भीगी हुई थी। संजय ने बगैर कुछ कहे उसके सामने हाथ जोड़ दिए। मुझे माफ कर दो अनीता, मेरी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी, अब वो उतर चुकी है। उसने अनीता का हाथ पकड़ा और रूम से बाहर आ गया। माँ ने जब संजय को अचानक देखा तो बौखला गई। जल्दी से उठकर उसके पास गई और बोली, बेटा तुम कब आए और कैसे आ गए? अचानक बताया भी नहीं। संजय बोला, मम्मी आपने मेरी पत्नी के साथ अच्छा नहीं किया, इससे सारे घर का काम करवाती रही, यहाँ तक कि इसका बच्चा भी गिरा और आपने हमेशा मुझे इसके खिलाफ भड़काया और मैं भी आपकी बातों में आ गया। मुझे क्या पता था कि मेरी अपनी माँ मेरे साथ दगा करेगी, मेरे बच्चे की दुश्मन होगी। माँ से कुछ बोलते ही नहीं बन पा रहा था क्योंकि वो जान गई थी कि संजय ने अपनी आंखों से सब कुछ देख लिया है। अब झूठ बोलने बेकार है। संजय अनीता से बोला, अपनी तैयारी कर लो, तुम अब यहाँ नहीं रहोगी बल्कि मेरे साथ चलोगी। अनीता रो रही थी, उसके आंसू साफ करता हुआ संजय कह रहा था और अनीता को यकीन नहीं आ रहा था कि किस्मत इस तरह भी मेहरबान हो सकती है। संजय उसे शाम अनीता को लेकर किराए के मकान में आ गया और सास और बाकी घर वाले अपना सा मुंह लेकर रह गए। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।